हेलो ऑफिसर्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि आप मेरे चैनल तक आ गए हैं और आप यूपीएससी को बहुत लाइटली नहीं ले रहे हैं। लेकिन साथ ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी चल रही होगी, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, शायद डर भी लग रहा होगा कि इतना कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम में कैसे इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, इतना सब याद कैसे करेंगे। अब आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे डाउट्स पर, इन्हीं सारे कंफ्यूजन पर, इन्हीं सारे डर पर बात करने वाले हैं और इन सब को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होगी, हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मोटिवेट करने आया हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, जिस डायरेक्शन के साथ आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करोगे। क्या है कि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आपसे प्रॉमिस कर जाते हैं। आज के टाइम पे जब यूपीएससी एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, जहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं है, जिधर जाओ उधर ही कंटेंट है। ठीक है, उस टाइम पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको बहुत सोच समझ के चीजों को फॉलो करना है। आप ऐसे ही आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए हर जगह पर नहीं जा सकते हो। क्या होगा कि इससे आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आप मल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो। और इसलिए क्या है कि मैं आपसे यहाँ पे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ। ना ही मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस चैनल को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कोई शॉर्टकट एग्जाम नहीं है। यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस मेहनत को बहुत ईजी बनाया जा सकता है अगर हम स्मार्ट तरीके से मेहनत करें। क्या होता है ना कि बहुत लोग गलत स्ट्रेटेजी, रॉन्ग गाइडेंस और रैंडम टॉपिक्स को, रैंडम नोट्स को उठाकर जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जरूर अपने प्रिपरेशन में लैग कर जाते हैं और वो अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी क्या है कि इन सब चीजों के कारण ना एक गैप क्रिएट होता है। उसी गैप को फिल करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम उस गैप को फिल कर सकते हैं और वो गैप क्यों आता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यूपीएससी का डिमांड क्या है, आखिर यूपीएससी क्या चाहता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रिटेंशन, तो आप फिर गलत समझ रहे हो। आपको यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी जो स्ट्रेटेजी मैंने अपने प्रिपरेशन के फेज में सीखी है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिला है। और वो सारी गलतियां आप लोगों को नहीं करने दिया जाएगा जो गलतियां मैंने की है। अभी देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स बेसिकली नॉलेज का एग्जाम, ऐसा बोला जाता है कि नॉलेज का एग्जाम है। यहाँ पे यूपीएससी आपके नॉलेज को टेस्ट करती है। बट अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का एग्जाम बेसिकली नॉलेज का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम सिलेक्शन का है। और सिलेक्शन के लिए क्या होता है ना, यूपीएससी कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर डिमांड करती है। और वो स्पेसिफिक चीजें आज मैं बिना शुगर कोटिंग के आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या टेस्ट करता है। मैं ये नहीं कहने वाला कि आप जैसे कर रहे हो आप सही कर रहे हो। यूपीएससी ये नहीं पूछता कि तुम्हें कितना याद है। यूपीएससी ये पूछता है कि तुम्हें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या तुम उस क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट में ये पहचान पा रहे हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आप क्वेश्चन देखो, मोर देन 50% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट को पहचानना है, हमें ये समझना है कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। प्रीलिम्स का जो कोर डिमांड होता है वो, आप देखो, कोर डिमांड क्या क्या होता है। एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑफ स्टैटिक पार्ट। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, कि उस स्टैटिक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी। देन आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किस तरह से सोच रहे हो,
प्रेशर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम कर रहा है? क्या आप सही डिसीजन ले पा रहे हो? आप करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट कर पा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो, तुम फैक्ट्स को याद कर रहे हो, सिर्फ तुम डेटा के पीछे भाग रहे हो। अगर तुम वैसा कर रहे हो तो तुम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम किसी क्विज कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो, जहां पे आपसे कुछ पूछा जाएगा और आपको आंसर करना है। बट यहाँ पे आपसे कुछ भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे सब कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, और हमें उसी चीज को समझना है। हमें उसका एक और सबसे पहला तो ये तो कोर डिमांड है। उसके बाद अलग डिमांड क्या होता है? जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, तो देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यूपीएससी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वन लाइनर क्वेश्चन इसके बहुत कम होते हैं। अगर आप आउट ऑफ 100 देखो तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो आपसे बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता है, जहां पे स्टेटमेंट को इतना ट्विस्ट किया जाता है कि आपको लग रहा होगा वो स्टेटमेंट सही है, बट वो स्टेटमेंट गलत होता है। कहीं कहीं पे स्टेटमेंट आधी सही होती है, आधी गलत होती है, और हम यही नहीं पहचान पाते हैं। जब आप देखते हो किसी किसी स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्टेटमेंट सही होगा बट उसके साथ जो डेटा दिया होगा वो गलत होगा, तो उससे क्या होता है, ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और हम उसी चीज को पहचानेंगे कैसे, ये समझना होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे बहुत सारे फैमिलियर वर्ड जो है ना, वो अनफैमिलियर कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, और हमें लगता है कि वो सही है, बट वो गलत हो जाता है। ये सारी चीजें क्या करती है ना, हमें प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत पीछे ले जाती है। जो ये क्राइटेरिया है ना कि 50% से भी कम होता है कट ऑफ, हम उसे भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो या फिर रटते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझो कि अगर तुम्हें इन्फ्लेशन का सिर्फ डेफिनेशन पता है, तुमने पढ़ाई करते समय इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया, इन्फ्लेशन क्या होता है, बट इन्फ्लेशन का तुमको काउज एंड इफेक्ट मैकेनिज्म पता ही नहीं है, इन्फ्लेशन का एप्लीकेशन पता ही नहीं है, तो तुम कैसे एलिमिनेट करोगे? प्रीलिम्स बेसिकली एक बैटलफील्ड है, और ये बैटलफील्ड किस चीज का है? कॉन्सेप्चुअल ट्रैप्स का। यहां पर कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियरली नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी ट्विस्टेड होते हैं, और उन्हीं सारे ट्रैप्स को पहचानना है। देखो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं आप देखोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप देखोगे 60 to 70% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जहां पर यूपीएससी तुम्हारी लैंग्वेज को टेस्ट कर रहा है कि तुम उस लैंग्वेज को किस तरह से समझ पा रहे हो, तुम सेंस कर पा रहे हो कि वो लैंग्वेज क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है। आप देखोगे ओनली, ऑलवेज, ऑल, नेवर, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के वर्ड यूज करता है। तुमने एक वर्ड को गलत पढ़ लिया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है। तुमने एक ऑप्शन गलत एलिमिनेट कर दिया, तुम्हारा पूरा आंसर खत्म हो जाता है, तुम नेगेटिव मार्क मिल जाता है तुम्हें। और जब तुम ये सारी चीज करते हो तो सिलेक्शन आपसे और ज्यादा, आपके हाथों से और ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। यूपीएससी के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है। आप कह सकते हो कि स्लो रीडिंग, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत साफ होना चाहिए। आपकी जब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प होगी तभी आप इस सारे ट्रैप्स को समझ पाओगे, क्योंकि 2 ही घंटा होता है ना, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन दिए हैं आपके पास, और आपको भी पता है मार्क्स आपको 50% ही लाने हैं। आप 100 क्रॉस करते हो, आप कट ऑफ में हो, बट वो 50 क्वेश्चन भी करेक्ट सॉल्व करना पड़ता है, और वही नहीं कर पाते हम। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं सारी चीजों को समझना है। देखो प्रीलिम्स में डेप्थ नहीं चाहिए होता है, वहां पे एक क्लियर बाउंड्री है, कॉन्सेप्ट और डेप्थ के बीच में एक बाउंड्री है, आपको बस उसी बाउंड्री तक करना है। यूपीएससी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करके आओ। देखना बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जहां पर ये पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। आपसे ये नहीं पूछता कि इन्फ्लेशन क्या है,
कभी कभी ये पूछ देता है इन्फ्लेशन क्या नहीं है। कोई कोई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपको बहुत एक्सट्रीम लग रहे होते हैं, और जो हम लोग नॉर्मल ट्रिक्स में पढ़ के चले जाते हैं और ट्रिक्स को प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, तो कभी कभी बैलेंस स्टेटमेंट को भी हम लोग एक्सट्रीम मान लेते हैं। तो हमें वो सारी चीजों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स नीचे होता है ना, तो सिलेक्शन यहीं पे रुक जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि जो उनको लगता है कि वो सिंपली स्टेटमेंट को देख के समझ जाएंगे कहाँ पे क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखो, बिना नॉलेज के आप अच्छे से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते ऑप्शन को। बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। यही सारी प्रॉब्लम हमें सिलेक्शन से रोक देती है। देखो एक बहुत बड़ा बात होता है कि कोड डिमांड में हमने ये सारी चीजें समझी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब आता है स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। देखो ये जो दो चीज है, अभी क्या है ना कि करंट अफेयर का बहुत हाइप बना दिया गया है कि करंट अफेयर करके नहीं जाओगे सिलेक्शन होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। देखो सबसे पहली बात, करंट अफेयर क्या है? स्टैटिक पार्ट में कुछ चीजें ऐसी है जो कि अभी के टाइम पे रेलिवेंट है, वो करंट अफेयर है। अभी के टाइम पे न्यूज में आ रहा है, अभी उसमें कोई चेंजेस हुए हैं या फिर उसका कोई एप्लीकेशन दिख रहा है, तो ये सारी चीजें करंट अफेयर में आती है। तो बेसिकली वो स्टैटिक पार्ट ही है ना। बायोटेक का कुछ डेवलपमेंट होता है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं जो अभी करंट अफेयर में चल रहे हैं, तो बेसिकली डेवलपमेंट वहां स्टैटिक पार्ट का ही डेवलपमेंट हो रहा है ना। पहले से कोई टेक्नोलॉजी थी वो अब और डेवलप हो गई, या तो अभी के टाइम पे जो जीडीपी था वो और ज्यादा बढ़ गया। डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो होते थे वो उसके रिलेटेड कुछ करंट अफेयर में चल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको अपना स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। और जो करंट अफेयर है, देखो करंट अफेयर भी ऐसा नहीं है कि नहीं ही पढ़ना है या फिर करंट अफेयर को छोड़ देना है, ऐसा कभी मत करना। करंट अफेयर का बस मीनिंग चेंज करो अपने दिमाग में थोड़ा। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आपको जो करंट अफेयर में मैगजीन मिला है या फिर जो आप करंट अफेयर न्यूज में पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको पढ़ रहे हो फॉर द सेक कि आप बस हाँ पढ़ लिया कि कंप्लीट हो गया, अपने दिमाग को लग रहा है। आप क्या कर रहे हो कि कोई मंथली पीडीएफ उठा रहे हो, बस उसको पढ़ता स्टार्ट कर रहे हो, टिक मार रहे हो और खत्म कर दे रहे हो। ये सारी चीजें करोगे तो फिर करंट अफेयर क्या ही हुआ। यहाँ पर जो डिमांड है ना, वो डिमांड समझो कि करंट अफेयर का मतलब क्या है। कि बेसिकली आप अभी जो न्यूज में चल रहा है उन चीजों को स्टैटिक कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे लिंक कर पा रहे हो। जब आप करंट अफेयर लिंक करते हुए पढ़ोगे ना, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप करंट अफेयर को अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ोगे, कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम सिर्फ स्कीम का नाम याद कर रहे हो या तुम स्कीम को रट्टा मारने के पीछे लगे हो कि तुम्हारा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो याद हो जाए, कभी नहीं होने वाला। देखो हर एक चीज का, जैसे गवर्नमेंट स्कीम का एग्जांपल लेते हैं। हर गवर्नमेंट स्कीम जब आती है तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, हर गवर्नमेंट स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट ऑडियंस होता है, एक मिनिस्ट्री होती है जो उसको इंप्लीमेंट करवा रही होती है। देखो हम यहाँ पे याद करने के पीछे नहीं जाएंगे कौन टारगेट ऑडियंस होता है क्या, स्कीम को समझना है, उसके ऑब्जेक्टिव को समझना है और सबको लिंक करना है। आप खुद ही सोचो कि अगर पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना क्यों आई होगी? उन लोगों के लिए जो कि ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए आया होगा। गवर्नमेंट उसको पक्का मकान देना चाह रही है। टारगेट ऑडियंस समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अभी इस तरह से जब चीजों को पढ़ोगे, जब कनेक्ट करके पढ़ोगे, ये सब चीज इसी तरह से पढ़ने का है। लिंक बनाना बहुत जरूरी है। लिंक क्रिएट होगा आपके दिमाग में, सब कुछ याद होगा। याद
अगर आप कुछ याद करने के लिए पढ़ोगे ना, कभी नहीं याद होगा वो। लेकिन कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए पढ़ोगे, वो हमेशा याद होगा। देखो, अभी क्या होता है ना कि अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टैटिक करंट अफेयर ये सारी चीजें, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बात की कि कैसे हमारा बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो आता है। अभी क्या है ना, इन्हीं सब चीजों में एक और प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, जो कॉमन मिस्टेक जो हम लोग बात करते हैं ना, उन सब के बारे में भी बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या होता है। देखो, यहाँ पे यूपीएससी और क्या डिमांड करता है। यूपीएससी ये डिमांड करता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, आपको लगता है ये तो आता ही है, बस टिक मार के आ जाते हो। जो क्वेश्चन देखते ही टिक मारने का मन करे ना, थोड़ा रुक जाना। आपको जब लगे ना ये तो इजी ही है, ये तो हो ही, बस हम जो मार रहे हैं वही सही है, तो थोड़ा सा रुक के बढ़िया से उस क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर करना। हर क्वेश्चन को डाउट के साथ देखना है, और हर ऑप्शन को बहुत क्लियरली पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। देखो, ये तो डिमांड की बात थी, ये डिमांड क्या क्या है, कैसे कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज और समझना है, जो यूपीएससी का एक और डिमांड, हिडन डिमांड, आपको ये समझना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एग्जामिनर की तरह सोचना है। जब आप एग्जामिनर की तरह सोचोगे तभी आप सही टिक कर पाओगे। प्रीलिम्स उसका क्लियर नहीं होता है जो सब कुछ पढ़ा होता है। प्रीलिम्स उसका क्लियर होता है जो कि यूपीएससी के ट्रैप को समझ पा रहा है, जो उसके ट्रैप को पहचान पा रहा है, ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस को समझ पा रहा है, जो रिस्क मैनेजमेंट को समझता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में ये चेक नहीं कर रहा है कि आपको कितना आता है, वो प्रीलिम्स में ये चेक कर रहा है कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है। ठीक है, अभी तक तो ये सारी चीजें थी, डिमांड के बारे में हम लोगों ने बात किया कि ये सब डिमांड क्या है। अब आते हैं हम लोग कॉमन मिस्टेक पे। ये जो कॉमन मिस्टेक है, ये हर इंसान करता है, जो भी आज तक फेल हुआ है, जो भी आज तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया है। आप खुद से एनालाइज करना खुद को, आपको दिखेगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किए हैं। अब देखो, ये इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, कुछ छिपाने वाली बात नहीं है, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो ज्यादा टफ इसलिए नहीं होता क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होता है। इसलिए इतना टफ होता है क्योंकि हम हर गलती, सेम गलती को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। और आज मैं उसी गलतियों को आपके सामने रखने वाला हूं, और आप उन गलतियों को बस सोचने की कोशिश करना कि क्या वो गलती आप कर रहे हो। देखो, सबसे पहली गलती, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये जो बात होती है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम है, ये हर किसी के पास आता है। वो सोचता है हर पार्ट को कवर करके जाना है, हर एक चीज को पढ़ना है ताकि कुछ भी ना छूटे। सबसे पहले तो ये समझो कि ये सिलेबस इतना बड़ा है कि सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल ही नहीं है। और 200 नंबर थोड़ी होता है कट ऑफ, कि 200 नंबर का है, 200 नंबर ही लाना है। देखो, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होकर ही आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, जो ऐसा एस्पिरेंट है जो कि हर एक चीज पढ़ रहा है, हर एक बुक को उठा रहा है, हर टॉपिक को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा है और उस तरह से पढ़ रहा है, तो बेसिकली वो प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहा ना। प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या चाहिए, 50% मार्क्स। अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आपको तो 100% आना चाहिए ना। आप तो ऑब्सेस्ड हो गए हो एग्जाम से कि आपको 100 बेसिकली टोटल मार्क्स लाना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, और ये 50% मार्क्स कैसे आना है हम उसके लिए पढ़ेंगे।
हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम बस 50% मार्क्स कैसे ला सकते हैं उस चीज के लिए करने वाले हैं। देखो, ये तो पहला मिस्टेक था कि सब कुछ पढ़ने वाला मिस्टेक, ये तो एकदम नहीं करना है हमें। ठीक है। अभी दूसरा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हैं। पीवाईक्यू इग्नोर करना एक अलग चीज होता है कि किस बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कि इग्नोर कर देते हैं, उन्हें नहीं समझ आता। जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको पता चल जाता है कि पीवाईक्यू कितना जरूरी है, बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो पीवाईक्यू को इग्नोर मारते हैं। और जो ऑलरेडी एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं वो पीवाईक्यू का मतलब नहीं समझ पाते कि पीवाईक्यू का यूज कैसे करना है। वो क्या करते हैं, एक पीवाईक्यू का बुकलेट मार्केट से लेकर आते हैं, बैठ जाते हैं सॉल्व करने, टिक टिक कर सॉल्व कर देते हैं, मार्क्स चेक कर लेते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे इस पीवाईक्यू में, और फिर खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने तो 100 में से 50% क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर दिए, और वो भी 2 घंटे के एग्जाम को मैंने 1 घंटे में ही किया। देखो वही दिक्कत है, आपको वहां पे वो नहीं करना है, पीवाईक्यूज को सिर्फ टिक नहीं मारना है, पीवाईक्यूज को सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं देखना है, आपको पीवाईक्यूज इसलिए देखना है ताकि आपको इसके पैटर्न समझ में आए, आपको पीवाईक्यू का लैंग्वेज समझ में आए। बेसिकली यूपीएससी का लैंग्वेज कहां से समझोगे आप, पीवाईक्यू से ही समझोगे ना। आप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है उसका इंटेंशन समझ पाओगे, वो क्या पूछना चाह रहा है, कौन से पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन वो पूछना चाह रहा है। यूपीएससी का पीवाईक्यू बेसिकली आपके लिए क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आपके लिए क्या है, एक सिलेबस है। क्योंकि आप देखोगे प्रीलिम्स में हमें जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत ज्यादा क्रिस्प है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पीवाईक्यू है वो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, वो आपके लिए एक डिटेल सिलेबस है। पीवाईक्यू आपको ये बताता है कि यूपीएससी कैसे सोचता है, वो किस तरह से कंफ्यूज करता है, उसका लैंग्वेज क्या है, वो कैसे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा है। उससे क्या पता चलता है कि वो सारे कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब हम नहीं कर पाते, हम सिर्फ सॉल्व करने जा रहे होते हैं, और वही गलती हो जाती है। देखो, फिर आता है थर्ड, करंट अफेयर। इसको ओवरलोड की तरह देख लेते हैं। हर किसी को एक ही चीज का डर रहता है, किसी से भी पूछो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, वो बताएगा सब तो हो गया है, बस करंट अफेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे करंट अफेयर छोड़ ही दो, क्या ही करना है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि करंट अफेयर करके तो जाना है, लेकिन उसको इतना बड़ा ओवरलोड नहीं बना देना है अपने, अब उसको एक बर्डन नहीं बनाना है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव काम करना है आपको करंट अफेयर के लिए, बहुत ही केयरफुल होकर करंट अफेयर पढ़ना है। डेली न्यूज को एकदम रट्टा मारने के पीछे मत जाओ, जब भी करंट अफेयर पढ़ो बहुत ध्यान से लिंक करते हुए पढ़ना है। हर स्कीम, रिपोर्ट, जितना इंडेक्स आता है इन सबको याद करने के लिए मत जाओ, ऑब्जेक्टिव समझो, क्यों है, लिंक करके देखो कैसा है, और समझ के पढ़ो, और बस एक ही सोर्स पे स्टिक करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। अलग अलग जगह जाके ऐसा नहीं हुआ कि आज मैंने विजन का करंट अफेयर पढ़ लिया, कल वाजीराम का पढ़ लिया, परसों सारथी आईएएस का, कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी ये नहीं पूछ रहा कि तुमको कितना न्यूज याद है, तुम कितना करंट अफेयर को रिटेन कर पा रहे हो, ये सब पूछता ही नहीं है। बस वो ये पूछ रहा है जो भी न्यूज में आ रहा है उसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो, उसका लॉजिक समझ पा रहे हो। खुद आप सोच के देखना, करंट अफेयर ना बिना स्टैटिक पार्ट के कभी कभी एकदम वेस्ट लगता है। तो स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को जब लिंक करके पढ़ने सीख जाओगे, जब उस तरह से करने लगोगे, तो याद भी रहेगा और उसका आपको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, ये तो था करंट अफेयर का ओवरलोड। अभी देखो फोर्थ मिस्टेक, मॉक टेस्ट। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मैंने देखे हैं, जब मैं दिल्ली में प्रिपेयर करता था तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग डेली संडे को सुबह उठते थे, और संडे
ऐसा होता था वहां पे कि हर एक कोचिंग एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रख देता था, जो कि फ्री होता था, कोई भी दे सकता था। हर कोई संडे को पूरा मोटिवेशन के साथ उठता, जाता, टेस्ट देता, टेस्ट दे के बाहर आता, उसके बाद फिर थोड़ा सा चाय वाय पीता, और फिर चेक कर लेता कि उसके कितने मार्क्स आए। बस ये था उनका मॉक टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी। और होता तो, अगर कोई क्वेश्चन उसे गलत लग रहा है तो किसी से डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन ऐसा है। बट ये एकदम गलत तरीका है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मॉक टेस्ट क्या होता है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, तो चलो तुरंत नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद सही मॉक टेस्ट देते हो, वो इसलिए मत दो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चेक करना है, या तो आपको अपना रैंक देखना है कि आप जितने लोग दे रहे हैं उसमें आपका रैंक क्या है। कंपटीशन के नजरिए से मत देखो उसको, एक डिमोटिवेशन मीटर की तरह भी मत देखो। आपके मार्क्स कम आए तो फिर आप डिमोटिवेट हो गए। या तो ऐसा भी मत रखो कि आपके मार्क्स आउट ऑफ मोर देन 100 जा रहे हैं तो आपका ईगो आ जा रहा है कि हाँ मेरे तो जा ही रहे हैं, अब तो मेरा हो ही जाएगा। इस तरह से देखोगे तो ये सारे मिस्टेक है। मॉक टेस्ट बस इसलिए देना है जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। देखो जो एस्पिरेंट गलती कर रहे हैं कि मार्क्स देखकर दुखी हो जा रहे हैं या मार्क्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, वो जो मॉक का मेन चीज है एनालिसिस, इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या करना है कि जब आप मॉक देते हो तो उसका एनालिसिस करना है। अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको एक ही काम करना है, एनालिसिस, कि आपने जो क्वेश्चन टिक किया उसमें आपकी गलती क्या थी, उसको लिख लो। कि आपने, जैसे आपने कभी कभी सिली मिस्टेक कर दी है तो आप लिखो कि ये सिली मिस्टेक के कारण हुआ है। ये आपका ये बताता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। जब आप कोई फैक्चुअल मिस्टेक करते हो तो आप उसको भी लिखो कि ये फैक्चुअल मिस्टेक है। आप कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हो वो भी लिखो कि ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। और फिर जब अगला टेस्ट देते हो ना, तो वहां पर ये सारी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ये एनालिसिस में होना चाहिए कि सिली मिस्टेक कौन कौन से हैं, फैक्चुअल मिस्टेक कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कौन कौन से हैं। एंड आपको यही सारे मिस्टेक नहीं करना है। ये सारे मिस्टेक क्या करते हैं, आपको लिस्ट से बाहर कर देते हैं। मॉक टेस्ट देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स देखना नहीं है, इस बात को ध्यान में डाल लो। एनालिसिस नहीं करते हो, ये स्किप होता है, रिजल्ट से अपना नाम स्किप कर दो पहले ही, ये नहीं होने वाला फिर। ठीक है, ये तो था मॉक टेस्ट पे प्रॉब्लम। अभी और प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस का। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, कि क्या होता है ना कि हम प्रीलिम्स में कभी कभी ब्लाइंड गेसिंग भी कर देते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाके, जब उन्हें आंसर नहीं पता होता उसके बाद भी वो टिक करके आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे को तो इस बारे में सब पता है, हम जो पढ़ रहे हैं वही सही है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके गलत कर जाते हैं। यूपीएससी में वो लोग नहीं गिरते हैं जो कि बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यूपीएससी में वो लोग गिर जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो पक्का ही सही होगा, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। जब आप यहाँ पे जाते हो ना कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सही जा रहे हैं, ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तो इसमें गेस कर देते हैं। देखो, ये जो गेस वाली टेक्नोलॉजी टेक्निक है, ये टेक्निक आपको गलत लेके जाती है। कभी कभी आपके इसके कारण अटक जाते हैं, इसके कारण नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। देखो, यहाँ ये सब कुछ ना डिसिप्लिन का गेम है, और डिसिप्लिन जरूरी है इन सब चीजों के लिए। करेंगे बात हम लोग, ये सारी चीजें कैसे ठीक की जा सकती है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और एक और मिस्टेक देखते हैं, रीडिंग विदाउट थिंकिंग। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम सिर्फ टारगेट के लिए पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आज का हमारा टारगेट है कि 5 चैप्टर इकोनॉमी कंप्लीट करना है, या तो 2 चैप्टर इकोनॉमी कंप्लीट करना है।
बस हम उस चैप्टर को उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रीडिंग मारना स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं होता है। आपका ध्यान होता है कि टारगेट खत्म करना है। ये क्या बताता है कि बहुत लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और गलती यहीं हो जाता है। जब हम फास्ट रीडिंग के बाद पीछे चले जाते हैं कि जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। मेंटली हमें शांति मिलेगी, हमने ये पार्ट खत्म कर दिया है। क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी पढ़ने के चक्कर में जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाते हैं और कभी उस चीज़ को पलटा के देखते भी नहीं है। हम सोचते ही नहीं है, बस हम अंडरलाइन, अच्छा ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको अंडरलाइन कर दो। क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद चाय पीने भी तो जाना है। हम स्टेटमेंट के इम्प्लीकेशन को समझते ही नहीं है। यहाँ पे गलत होता है। ये बेसिकली एग्जाम लॉजिक का है, ये एग्जाम इंटरप्रिटेशन का है, ये एग्जाम समझने का है। क्या समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें जरूरी है। और यहीं पे ये जब नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी। और जो लोग ये सारी चीजों को कंप्लीट करके जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद आती है कि जब हम लोग बिना सोचे बिना पढ़े लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फिर यहाँ से क्या होता है ना कि इसी तरह से प्रिपरेशन चलता रहता है, हमारा टाइम खत्म हो जाता है ये सब करते करते। और फिर आता है लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ होता है एकदम पैनिक वाला मंथ, जब यहाँ पे हर इंसान पैनिक में होता है कि अब तो टाइम खत्म हो गया, अब जल्दी से जल्दी कुछ भी करके सब कुछ कवर करना है। 1 महीने बचे हैं हमारे पास, उसमें सब कुछ कवर कर ले ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए। इससे पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस चल रहे हैं जैसे भी चल रहे हैं। इस टाइम पे क्या करते हैं ना, बहुत लोग नए नए सोर्सेस उठा लेंगे, कोई नई बुक ले लेगा। अभी तक विवेक सिंह से पढ़ रहे थे इकोनॉमी, या तो फिर सारथी आईएएस का इकोनॉमी का नोट्स पढ़ रहे थे, या फिर हम कहीं से भी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, मुनाल की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, और फिर अचानक से ही शिफ्ट कर जाते हैं किसी और नई बुक पे। अचानक से ही कोई एक पीडीएफ दिखा देता है, अच्छा ये तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत शॉर्टर फॉर्म में समरी, अच्छा बस ले उसको पढ़ने बैठ गए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लास्ट मंथ के लिए अलग स्ट्रेटेजी ही बना लेते हैं। ये सब पैनिक मिस्टेक्स हैं कि आप पैनिक कर जाते हो और ये सारे मिस्टेक कर बैठते हो। और ये भी लास्ट मंथ में, जहां पे आपको मिस्टेक अफोर्डेबल ही नहीं है। ये बेसिकली वो मंथ होता है जहां पे आपने जो पढ़ा है उसी को और स्ट्रांग करो। आप अपने माइंड को जितना स्टेबल रख सकते हो उतना स्टेबल रखो। लास्ट मोमेंट पे कोई नया मटेरियल पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इससे सिलेक्शन नहीं बढ़ने वाला है, इससे और ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो ये सारे प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर खत्म करना है, कंफ्यूजन और ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अभी आता है क्या पता है, एक और लेस ऑफ प्रैक्टिस। क्या होता है ना कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ते जाते हैं एक साइड से, पहले उनका ये टारगेट होता है पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। और जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तब तक भूल जाते हैं पीछे क्या पढ़ा है, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए उसको पढ़ते हैं। तो ये ना बहुत ही ज्यादा एक ऐसी अप्रोच है जो कि आपको गलत लेकर जाती है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप वो जो 2 घंटे का एग्जाम देने वाले हो ना प्रीलिम्स वाले दिन, आपको उस 2 घंटे के लिए बहुत प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। और वो प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है, जिससे आप जो ट्रिक्स देखते हो ना, लोग एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग कैसे लास्ट मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पीवाईक्यू से अलग-अलग तरह के पैटर्न खोज के निकाल रहे हैं कि यूपीएससी ने ये पैटर्न बताया, लेकर चल रहा है। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो ए या डी में कुछ भी मार्क कर देना, दोनों में से कोई होगा। 50-50 पे गेम हो जाता है। ये सब कुछ
इन सब का कोई फायदा नहीं है ना। ये सब तो उन लोगों ने लाया ना जो कि नहीं समझ पा रहे थे, 1 महीने बैठे लेके स्टार्ट हो गए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने बात की, बस इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को हम नहीं फेस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी इन सारे प्रॉब्लम को फेस करो। हो सकता है बहुतों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुतों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और हर कोई बस एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहा होगा कि मेरे को इस साल एग्जाम निकालना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली। अब उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सुपर 50। ये सुपर 50 बेसिकली 50 लोगों का एक ग्रुप है, जिन लोगों के साथ हम 4 मंथ चैलेंज प्लान करेंगे। ये 4 मंथ चैलेंज क्या होगा? ये 4 मंथ चैलेंज बेसिकली आपको 4 महीने तक क्या फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, और किस तरह से प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले इस सुपर 50 में आपको क्या मिलने वाला है। ये सुपर 50 प्रोग्राम है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है। देखो, आपको GS1 के लिए प्रॉपर शेड्यूल, GS2 के लिए प्रॉपर शेड्यूल, GS2 बेसिकली सी सेट के लिए, सॉरी, इन दोनों चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। अभी देखो, शेड्यूल के साथ साथ क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हम लोग उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर क्या है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेगा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। अभी देखो, नोट्स और लेक्चर इन दोनों के साथ साथ क्या होगा कि आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी। और ये जो पर्सनल मेंटरशिप है, ये वीकली हर एक इंसान को दी जाएगी। हर एक इंसान के साथ वीक में एक पर्सनल डिस्कशन होगा, जिसमें आपसे आपने क्या क्या किया है पूरे वीक में, इसके बारे में बात की जाएगी, और आप कहाँ पे लैग कर रहे हो इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से चल रही है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर कर पा रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर बात की जाएगी। आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी को ट्रैक किया जाएगा। एंड इसके साथ साथ कि ये तो वीकली बताया मैंने, इंडिविजुअल। अभी क्या है कि यहाँ पर डेली भी एक मेंटरशिप सेशन होगा 9 to 10 PM। इसमें क्या की जाएगी, आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा इस बारे में बताया जाएगा। आपने पूरे दिन क्या क्या चीजों को किस तरीके से पढ़ा, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, आप क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आपके क्या डाउट्स हैं, इन सबको सॉल्व किया जाएगा इस 1 घंटे के सेशन में। ये सेशन गूगल मीट सेशन होगा। ठीक है, जिसमें हम सारे 50 के 50 स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को जानेंगे, और हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी देखो, आपको नोट्स मिल रहा है, आपको लेक्चर मिल रहे हैं, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है। अभी इनके साथ क्या है ना कि अब हम लोग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये जो शेड्यूल है, क्या होता है ना कि आपको क्या क्या मिल रहा है ये तो सब बताते हैं, लेकिन अब हम किस शेड्यूल के साथ फ्लो करने वाले हैं, हमारा शेड्यूल कैसे जाने वाला है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो हमारा शेड्यूल है, मैंने क्या बोला कि ये 4 महीने का चैलेंज है, ये 4 मंथ चैलेंज, ये हर एक एस्पिरेंट को अपने आप को देना है, और हर एस्पिरेंट इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा। जो भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा उसका प्रीलिम्स एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। अभी देखो क्या है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है कि एक शेड्यूल बनाया, और इस शेड्यूल में क्या है कि आपका पूरा सिलेबस एटलीस्ट 3 टाइम
रिवाइज करवाया जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम हर सिलेबस को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम में डिवाइड किया कर दिए। अभी ये क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया है कि जैसे हमारा 2 जनवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया है कि 15 दिन दिए हैं इकोनॉमी को, ठीक है। अभी क्या है, एक बार यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा 15 दिन बाद 19 जनवरी को इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है, एक बार पढ़ के और एक बार अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए, फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 20 जनवरी से पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी को फिर हमने दिया है 15 डेज। अब ये 15 डेज में क्या होगा कि हम लोग पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक पार्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉलिटी के लिए, उन सब चीज को हम लोग कवर करेंगे, और ये 15 डेज में होगा। इसी तरह से क्या है कि हमने साइंस एंड टेक, हमने एनवायरमेंट, हमने ज्योग्राफी, ये सारी चीजों को कवर किया, जो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट का बेस है। और ये स्टैटिक पार्ट को जब हम कवर कर चुके होंगे, तो क्या होगा हमारा, जब ये पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा, मतलब कि आप ये समझ लो हमारे शेड्यूल में हम लगभग लगभग 6 मार्च इस पीरियड तक अपने सिलेबस को एक एक बार पढ़कर खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा ना कि कुछ कुछ जो छूटे हुए पार्ट रहेंगे, हम उन सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं, जैसे कि एमएक वाला पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। अब क्या है ना, इन सब का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोग इन सबको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा इस शेड्यूल प्रिपरेशन का, और वो जो दूसरा फेज है वो है रिवीजन का फेज, ठीक है। आपको ये जो हमारा प्रोग्राम है उसका ब्राउजर प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ हम लोग इसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, जहाँ पे आपको डिटेल रूटीन शेड्यूल मिल जाएगा कि हम कब से कब तक कितने दिन दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को, आप वो चेक कर सकते हो। और फिर हमारा रिवीजन फेज स्टार्ट होगा, और ये जो रिवीजन फेज है ये स्टार्ट होगा 8 अप्रैल से, और ये हमारा सेकेंड टाइम है। इस बार हम फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और ये जैसे लास्ट टाइम हमने 15 डेज लिया था, इस बार क्या है कि हम लोग सपोज 5 डेज लेते हैं। इस 5 डेज में हम वापस से इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे ऐसे वीक पॉइंट थे, जहाँ पे जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही थी, जो हमारा वीक टॉपिक था, उन सबको रिवाइज करते हुए पूरी तरह से कवर करेंगे। फिर हम पॉलिटी को भी कवर करेंगे, फिर हम लोग 5 दिन पॉलिटी को भी देंगे, फिर हम लोग 5 दिन साइंस को भी देंगे, फिर हम लोग 5 दिन ज्योग्राफी को भी देंगे। इसी तरह से हम हर सब्जेक्ट को 5 5 दिन देके सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे। और जब हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा स्टार्ट होगा थर्ड रिवीजन। और ये जो थर्ड रिवीजन है ये कब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा जस्ट जब हमारा सेकेंड रिवीजन सारे सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा, और फिर ये फेज स्टार्ट होगा थर्ड रिवीजन का। और ये जो थर्ड रिवीजन वाला फेज है, इसमें हम लोग 2 दिन देंगे, जो भी पार्ट हमारा अभी भी वीक है सेकेंड रिवीजन के बाद भी, हम फिर से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे 2 दिन में, और इस 2 दिन में हम क्या करेंगे, उसको थर्ड रिवीजन देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, हर एक चीज एमएक, हर पार्ट को हम लोग कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे, थर्ड रिवीजन चलेगा हमारा, और ये पूरे शेड्यूल में चलेगा, ठीक है। देखो, अभी क्या है ना कि हमने ये डिस्कस किया कि हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है, हम लोग किस तरह से एक बार रिवाइज करने, एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, फिर कैसे हम लोग सेकंड टाइम उसको रिवाइज करेंगे, फिर थर्ड टाइम हम उसको कितने दिन में रिवाइज करेंगे, ये तो हमारा शेड्यूल था। और ये प्रोग्राम क्या है कि टोटल हमारा 23 मई तक चलने वाला है, ठीक है। अभी देखो क्या है ना कि कोई भी इंसान, जैसे 24 को एग्जाम है, तो कोई भी 23, 22 होता है कि लोग अब नहीं कर पाते, उनके अंदर का जो एनर्जी होता है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन रिजर्व डे रखते हैं, 22 एंड 23। ये जो मई 22 और 23 का टाइम है, ये 2 दिन हम लोग रिजर्व रखते हैं। और इस रिजर्व डे में क्या करेंगे, हम अपने आप को जितना ज्यादा काम रख सकें, और जितना ज्यादा हम लोग अपने आप को स्टेबल रख सकें। हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है,
हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना है, हम कुछ भी नया उठाएँगे नहीं, हम बस जो पढ़ चुके हैं उस पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है? और ट्राई करेंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, ठीक है? और उस टाइम पे हमें कोई भी जल्दबाज़ी नहीं करनी है, हमें डरना तो एकदम भी नहीं है। तो क्या होगा कि हमारा जो पूरा सिलेबस है, उसको हम लोग एटलीस्ट 3 बार कवर कर चुके होंगे। टेस्ट भी दे चुके होंगे, स्टैटिक पार्ट भी पढ़ चुके होंगे, करंट अफेयर भी पढ़ चुके होंगे। इस तरह से क्या है कि हमारा ये 4 मंथ का जो प्लान है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक में हम लगभग-लगभग हर एक पार्ट को 2 बार कम से कम खत्म कर चुके होंगे। और मई जो होगा, मई में हमारा होगा 3rd रिवीजन, ठीक है? आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको ब्राउज़र में मिल जाएगा। अभी क्या है ना कि हम लोग जब शेड्यूल बना लेते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है रूटीन में, कि हमने शेड्यूल तो बनाया है, बट हमारा रूटीन कैसा होगा? हम अपने रूटीन मतलब डेली रूटीन हमारा क्या होने वाला है? तो हम लोग उसके लिए भी आप लोगों को एक डेली रूटीन देंगे। अभी डेली रूटीन क्या है कि 6 एएम आपके उठने का टाइम होगा, ठीक है? आप इस टाइम पे डेली उठोगे, यहाँ से 6 एएम से लेके 7 एएम तक आपके पास 1 घंटा होगा, जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। आप उठ के फ्रेश होगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, जो भी करना है, बस आपको फ्रेश हो जाना है 7 एएम तक, ठीक है? अब 7 एएम में क्या होने वाला है? डेली टेस्ट, जो हमारा डेली सेक्शनल टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन का, और ये जीएस 1 का, ठीक है? अब जीएस 1 का 7 ओ क्लॉक से 7 से 8 एएम, ये आपका टेस्ट टाइम है। अब क्या है कि सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, जो गलती हम लोग देखते हुए आए हैं, जिस गलतियों को हमने डिस्कस किया है, उसी गलती को यहाँ पे हम लोग सही कर रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा? 8 एएम टू 9 एएम, ये जो 1 घंटा है, इसमें आप एनालाइज करोगे। आपने जो टेस्ट दिया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कौन-कौन सी गलतियाँ करी है, और इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर शीट दिया जाएगा, जिस शीट में सब कुछ मेंशन होगा कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स चेक किया और छोड़ दिया, वो नहीं। तो आप क्या करोगे? जीएस 1 का टेस्ट दोगे सुबह उठते ही, उसके बाद आप उसको एनालाइज करोगे, आप अपनी गलतियों को देखोगे, एंड फिर आपका सेल्फ स्टडी का स्लॉट डिवाइडेड है कि जैसे फिर आप ब्रेकफास्ट करो, जो भी आपका है 9 से 9:30 तक, और फिर 9:30 से टू 12:30, ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, 3 आवर स्लॉट, ये आपका सेल्फ स्टडी स्लॉट है। फिर लंच ब्रेक होगा, और ये जो लंच ब्रेक है, ये 1 आवर का होगा। इसमें आप थोड़ा रिलैक्स होगे, क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे हो, सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो 1 घंटे आराम करोगे, आपको नैप लेना है, आप नैप ले लो। फिर 1:30 से आपका 4:30, ये फिर 3 आवर्स का स्लॉट होगा। ये स्लॉट भी है आपका सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? एंड फिर हमारा आधे घंटे का ब्रेक होगा, एंड इसके बाद 5 पीएम से लेके 6 पीएम, ये टाइम होगा हमारा सी सेट टेस्ट का। ये 1 घंटे हम लोग सी सेट का टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है? और सी सेट के टेस्ट के बाद हम फिर से 6 पीएम से 7 पीएम एनालिसिस का टाइम रखेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि हमने जो टेस्ट में गलतियां की, वो क्या क्या है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हुई, ये एनालाइज का टाइम होगा। इस टाइम पे आप अपने टेस्ट को एनालाइज करोगे, ठीक है? और उसी सीट के साथ जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो बेसिकली एनालिसिस सीट होगा। जब भी हम टेस्ट देंगे, तो हम उसी में एनालाइज करेंगे किस तरह के प्रॉब्लम था, इसलिए मिस्टेक थे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थे, या फिर किसी भी तरह का टाइम मैनेजमेंट के कारण आपने मिस्टेक किया। जितनी भी तरह से मिस्टेक हो सकता है, फैक्चुअल मिस्टेक था, हर तरह के मिस्टेक्स मेंशन किए जाएंगे, और आप उसमें प्रॉपर लिखोगे कि ये मिस्टेक था, ये प्रॉब्लम हुई थी, एंड फिर आप उसको अपने पास रखोगे, एंड देन उसको आप उसका एक पिक्चर लोगे, उसको ग्रुप में अपलोड करोगे। ये आप लोगों का रहेगा, ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की बात है, ठीक है? एंड ये सारी चीजें होंगी, एंड फिर हमारा यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक होगा, और फिर हम लोग 7:30 टू 9 पीएम, ये हमारा 1.5 आवर्स का
स्लॉट है सेल्फ स्टडी स्लॉट। ठीक है। अभी ये जो हमारा टोटल एक दिन में 7.5 आवर्स का स्लॉट बनता है, ये स्लॉट सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ स्टडी का है। जो भी आपको उस दिन टॉपिक दिया जाएगा, जो भी लेक्चर होगा, वो आप इस टाइम पे कर रहे होगे। आपको जहाँ जिस सोर्स से पढ़ना है, जो वो बताया जाएगा, आप वहां से वो सारी चीजें कंप्लीट कर रहे होगे। एंड फिर आपने पूरे दिन में क्या किया, कैसे किया, इन सबको चेक करने के लिए 9 PM टू 10 PM ये 1 घंटे का गूगल मीट सेशन होगा, जहां पे आपने पूरे दिन में क्या किया, इसको चेक किया जाएगा। ये एक्टिव रिकॉल कम डाउट सेशन, ये दोनों होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये सेशन आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, आप लोगों को डिसिप्लिन में रखेगा, आपने क्या किया है। और फिर सात 10 o'clock आप चले जाओगे बेड पे, फिर सो जाओगे। प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, इसलिए आप 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सोओगे। और यही रूटीन फॉलो करना है। एंड रूटीन को भी मॉनिटर किया जाएगा। आप डेली सुबह 6 बजे उठोगे, ग्रुप में पोस्ट करोगे गुड मॉर्निंग का, एंड 7 AM आप बैठ जाओगे टेस्ट देने। और टेस्ट ऐसे नहीं होने वाला है कि आप सोच रहे हो कि आप बैठे हो और कभी भी टेस्ट दो और कभी भी सबमिट करो, ऐसा नहीं है। सभी को 6:55 AM तक गूगल मीट में अवेलेबल हो जाना है। आप सभी अपने अपने गूगल मीट के थ्रू सेशन को ज्वाइन करोगे। 1 घंटे का टेस्ट टाइम होगा, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन उठाओगे और OMR भरना स्टार्ट कर दोगे। ये आपका टाइम होने वाला है। सभी गूगल मीट पे अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप उसी टाइम पे बैठ के दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये जरूरी है। अब देखो, बहुतों को लग रहा होगा सर ये सुबह 6 बजे क्यों उठा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या जरूरत है। देखो, हमारा जो एग्जाम के टाइम पे टाइम होता है ना, 9 बजे का होता है। ठीक है। ये जो 9 बजे का टाइम है, इस टाइम पीरियड में हमारा ब्रेन अपने 100% कैपेबिलिटी पे वर्क करना चाहिए। तो जब हम अपने रूटीन को ही इस तरह से बना देंगे, हमारा रूटीन के थ्रू ही हमारा ब्रेन एकदम डिसिप्लिन तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। वो 9 बजे तक इतना फ्रेश हो चुका होगा कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। एग्जाम डे का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर हैंडल करने के लायक बन जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर पूरा कंप्लीट ही नहीं करते हो, आप पूरा रूटीन में ही नहीं हो, आप सीधा एग्जाम के दिन उठते हो 6 बजे और चले जाते हो एग्जाम देने, हमारा ब्रेन उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है वहां पे। और फिर हम बहुत सिली सिली मिस्टेक करके आते हैं, जिसके कारण हमारा नाम लिस्ट में नहीं होता है। तो वो चीज वहां पे नहीं होना चाहिए। उस चीज को ठीक करने के लिए मैंने ये रूटीन बनाया है, जो रूटीन मेरे सुपर 50 स्टूडेंट को फॉलो करना है। और यहाँ पर हर एक तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा, आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा। एंड इसके साथ साथ एक चीज और है कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की मंथली फीस 999 है। ओनली 999। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे मनी अर्न करना है ही नहीं। मेरे को 50 स्टूडेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ। और मेरे को ये 50 के 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए इस बार प्रीलिम्स का। 50 के 50 स्टूडेंट का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना ही चाहिए। अब ये जो फीस रखी गई है, सिर्फ आपके अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रखी गई है। ठीक है। अभी क्या है कि ये जो 50 स्टूडेंट हो गए, ये 50 स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हर महीने एक ही 50 स्टूडेंट कंटिन्यू किए जाएंगे। यहाँ पे भी चीजें बदलेगी। अब यहाँ पे चीजें कैसे बदलेगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फॉलो नहीं कर रहे होंगे अच्छे से, जो जिनके कारण क्या हो रहा होगा, ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी कम हो रही होगी। ऐसे भी लोग होंगे ना, 50 में कभी कभी मिल जाते हैं एक दो लोग ऐसे जो कि अच्छे से रूटीन फॉलो नहीं करते, उनको लीनियंट होना पसंद है। मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि लीनियंट हो, जो कि अपने करियर को लेकर फोकस ना हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि अपने करियर को लेकर फोकस्ड है और वो काम करना चाहते हैं, जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। तो जो भी लोग फोकस नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, डेली नहीं उठेंगे, टेस्ट टाइम पे सबमिट नहीं होगा, टारगेट टाइम पे सबमिट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ उनको हटा दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। इसीलिए मेरी जो फीस है वो मंथली है और इतनी ज्यादा नॉमिनल है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम डिस्कस किए गए, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा।
आपको यहाँ पे बुक लिस्ट भी दी जाएगी कि आप कहाँ से पढ़ोगे और उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। आपको इतना ज़्यादा लिमिटेड रहना है सोर्स के मामले में कि आप उसी सोर्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सको खुद से ही। अगर हमने शेड्यूल 3 बार रिवीजन का बनाया है, तो कम से कम आपको ऐसा करना है कि आप उसी चीज़ को कम से कम 5 बार रिवाइज़ कर लो, ताकि सिली मिस्टेक की गुंजाइश ही ना बचे। देखो, हमारा ब्राउज़र ऐसा है, ये ब्राउज़र ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, ये देखो। जहाँ पर हम लोग क्या देने वाले हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर हमारा जो मॉड्यूल का ओवरव्यू है, वो कैसा है? आपको मेंटरशिप और स्ट्रैटेजी सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आपका जो रूटीन होने वाला है, जो आपका शेड्यूल है कि हम लोग 2 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 19 जनवरी तक। फिर 20th जनवरी से हमारा पॉलिटी स्टार्ट होगा और ये पॉलिटी चलेगा 30th जनवरी तक। फिर हमारा साइंस स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम लोग बेसिक साइंस से लेके साइंस एंड टेक सब करने वाले हैं, ठीक है? और ये चलेगा हमारा 11th फरवरी तक। फिर हमारा 12 फरवरी से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा और हम लोग ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करते हुए 25th फरवरी तक ज्योग्राफी खत्म करेंगे। फिर हमारा एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा 26 फरवरी से और ये चलेगा हमारा लगभग 6 मार्च तक। फिर हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमारा 7th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 20th ऑफ मार्च तक। फिर यहाँ से हम लोग एमएक स्टार्ट करेंगे 21st ऑफ मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक। और फिर हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम आएगा और इस टाइम पीरियड में हमारा 3 अप्रैल से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल तक चलेगा और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड रिवीजन 8 ऑफ अप्रैल से। फिर हम लोग इकोनॉमी रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लोग पॉलिटी रिवाइज करेंगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसको वापस से रिवाइज करेंगे। और अप्रैल और इसके साथ साथ इतना ही नहीं हो रहा होगा कि जब लोग सीसेट स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग उससे भी पहले से, मतलब कि अपने कोर्स के स्टार्टिंग से ही 2 जनवरी से ही हमारा सीसेट भी चल रहा होगा। आप देखो यहाँ पे कैसे सीसेट का एक टॉपिक दिया हुआ है। हम लोग हर टॉपिक वाइज सीसेट को भी करते जाएंगे डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर हम लोग टेस्ट भी देते जाएंगे। हमारे पास एक भी परसेंट ऐसी चीज नहीं होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन रुके। हम बस सेलेक्ट होने के लिए ही चल रहे हैं और ये जो ग्रुप है सुपर 50 ये बहुत रिवॉल्यूशनरी है। मैं आप लोगों के साथ इसमें पूरा का पूरा टाइम देकर आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हूँ, तो आप लोगों को इसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? ये हमारा बेसिकली ब्राउज़र है, ये मैं टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, ठीक है? अभी देखो क्या है ना कि ये फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल रखी गई है, 999 ओनली, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस फीस को भी अफोर्ड कर नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है? और जो इस फीस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है? उनको कैसे प्रिपेयर करना है? ऐसा नहीं है कि वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट क्या है ना कि पर्सनल मेंटरशिप में बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए नॉमिनल फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, बट अगर आप वो फीस भी नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपके लिए क्या है? तो आपके लिए भी एक फ्री इनिशिएटिव है। और ये फ्री इनिशिएटिव टेलीग्राम पे है, ठीक है? अभी टेलीग्राम पे क्या होने वाला है कि आपको एक जो जनरल चैनल होने वाला है उसमें शेड्यूल प्रोवाइड की जाएगी। आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे। आपको डेली 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर लेक्चर जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आपके लिए भी फ्री अवेलेबल है, ठीक है? इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हाँ, और इन सब के साथ होता है कि प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आ रहा है, सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए क्या होगा, हर महीने कम से कम 2 सेशन, आपके लिए 2 सेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ओपन डाउट सेशन होगा, जहाँ पर आप लोग जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जो कि सुपर 50 के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के साथ आकर आप डाउट सेशन में बैठ सकते हो।
हमारा जो ऑनलाइन गूगल मीट पे डाउट सेशन होने वाला है, उसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और आपके डाउट्स को भी वहाँ पर चेक किया जाएगा और आपको भी सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप भी इस प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है हमारा बेसिकली प्रीलिम्स को लेकर जो हमने प्लान बनाया है, जो हमारा सुपर 50 का प्रोग्राम है और हमारा जो फ्री इनिशिएटिव है फॉर दोज स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू पे 999 बट वो भी चाहते हैं कि वो भी यूपीएससी का सपना देख सके, उनके लिए ये चीज है। और इसके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ये 22 दिसंबर को अपलोड हो जाएगी ये वीडियो और उसके बाद सुपर 50 में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो सुपर 50 में एडमिशन है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का टेस्ट नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आप किसी को लेकर आओ और बोलो कि मेरे को भी चाहिए, हो जाएगा। अगर ये सीट 50 फुल हो गई तो इसके बाद इसमें +1 भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट का है, क्योंकि मैं 50 स्टूडेंट ही एक बार में हैंडल कर सकता हूँ अकेले और मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है। मैं इन 50 स्टूडेंट को इस साल ये बताना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट हो जाइए। जो भी इंक्वायरी है मैं टेलीग्राम चैनल लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाके इंक्वायरी कर सकते हो, या तो आप मेरे फोन नंबर पे डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9852790983। आप इसमें डायरेक्ट इंक्वायरी करके अपनी सीट सुपर 50 में बुक कर सकते हो, क्योंकि 50 स्टूडेंट फुल हो जाने के बाद इसमें एडमिशन का कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो धन्यवाद, आप लोगों का वेलकम है इस 4 मंथ चैलेंज में। मैं चाहता हूँ हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे और अपने आप को इम्प्रूव करते जाए। थैंक यू।